बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपनी चर्चाओं में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य समझ रहे हैं। अभी तक हमने अपने पिछले लेसन्स में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां और उनकी विधायिका से संबंधित शक्तियां समझी थी। अब हम वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। आपको अपनी सब लेसन्स में मैंने यह हमेशा समझाया है कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनके पीछे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का निर्णय है। राष्ट्रपति स्वयं अपने निर्णय नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्णय केवल विशिष्ट और सिचुएशंस में ही होता है, विशेष परिस्थितियों में ही होता है, और उसकी भी चर्चा हम साथ साथ करते रहते हैं। तो अब वित्तीय शक्तियों के बारे में बताते हुए आपको सबसे पहले मैं ध्यान दिलाऊंगा इस बात पर कि जो हमारे देश में वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है, हर वर्ष फरवरी की आखिरी तारीख को बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा में। यह वार्षिक बजट राष्ट्रपति के नाम से ही पेश होता है। आपको मैंने अपनी पिछले ही चर्चा में जब मैं विधायिका शक्तियां बता रहा था तब मैंने आपको धन विधेयक के बारे में एक बात कही थी, वह मैं यहां भी दोहराता हूं। संविधान के अनुच्छेद 110 हमें यह परिभाषित करता है कि धन विधेयक कौन से होंगे। आर्टिकल 110 में वह परिभाषा है जो हमें बताती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। सारांश में उस विधेयक उस अनुच्छेद के सारांश को मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा विधेयक जो धन के खर्च से संबंधित हो या करारोपण से संबंधित हो, जिसमें सरकार धनार्जन कर रही हो जनता से, कॉमर्स से, ट्रेड से, टैक्स से, किसी भी तरह से, तो या तो एक्सपेंडिचर का कोई मामला हो या रेवेन्यू का कोई मामला हो, ऐसा कोई भी विधेयक जिसके अंदर कोई भी प्रावधान इस प्रकार का होगा वह धन विधेयक कहलाएगा। जिसमें तो इसका उल्टा हम यह समझ सकते हैं कि जिसमें भी कोई धन के बारे में बात नहीं होगी, करारोपण के दौर धन खर्च करने की बात नहीं होगी, वह धन विधेयक नहीं होगा। धन खर्च करने की या धन को अर्जन करने की बात नहीं, वो धन विधेयक नहीं होगा। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करने के लिए आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, स्पीकर निर्णय करेंगे कि धन विधेयक कौन सा होता है। लोकसभा के स्पीकर, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जब भी कोई विधेयक जाता है तो धन विधेयक, उसमें वो अपनी सील मोहर लगा करके हस्ताक्षर करके उसको धन विधेयक का सर्टिफिकेशन देंगे, उसको प्रमाण देंगे। और जो भी धन विधेयक होता है, आर्टिकल 110 में लिखा है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश होगा और केवल लोकसभा में पेश होगा सबसे पहले।
तो लोकसभा में उस पर वोटिंग होगी। अब यह हमने कार्य इसलिए किया है, राष्ट्रपति से परमिशन का कार्य, जिससे कि कोई भी सत्तारूढ़ जो दल है, जो सरकार है, जिसको बहुमत प्राप्त है, वह सरकार ही केवल धन विधेयक ला सके। विपक्ष नहीं ला पाएगा धन विधेयक, क्योंकि जब अगर कोई और दूसरा कोई व्यक्ति जो सरकार का हिस्सा नहीं है, अगर वह धन से संबंधित कोई विधेयक लाएगा, तो जैसे ही लोकसभा स्पीकर उसको कहेंगे कि यह धन विधेयक है, तो उसको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी उसको पेश होने के लिए। और राष्ट्रपति सरकार के अलावा किसी को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसकी अनुमति उनको, सलाह उनको देंगे ही नहीं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही क्योंकि सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, इस वजह से कोई भी गैर सरकार का व्यक्ति धन विधेयक लोकसभा के अंदर नहीं ला सकता है। तो यह राष्ट्रपति की एक शक्ति है, जिसे हम विधायी शक्ति भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम यह भी देख रहे हैं कि कोई भी वित्त का मामला, और इसी को आगे चलाते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो वार्षिक बजट है वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही पेश होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करके ही पेश होता है, और केवल लोकसभा में पेश होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यह बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इससे आगे चलते हुए मैं इस बात पे आता हूं कि भारत में एक अंकेक्षण करने की संस्था, एक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है हमारे देश के अंदर, जैसे हम कहते हैं भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नियंत्रक एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो रिपोर्ट होती है, अब ये कौन सी बॉडी है, ये क्या काम करती है, मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूं, जैसे कि आपको समझना में आसानी रहेगी। ये हमारे देश के अंदर जो भी विभाग, कार्यालय, सरकार के कोई भी ऑफिसेस, सरकार के कोई भी अंग जो सरकारी पैसे को खर्च कर रहे हैं देश में, उसका ये अंकेक्षण करवाते हैं, उसका ये ऑडिटिंग करवाते हैं कि क्या वो खर्चे सही तरीके से किए गए या नहीं, उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, उसका बजट के अंदर प्रावधान था या नहीं, इकोनॉमी उसमें मितव्ययता बरती गई या नहीं, मितव्ययता बरती गई या नहीं, उसमें कार्यकुशलता थी या नहीं, और जो प्रभाव चाहा था, इरादा था, वह प्रभाव आया या नहीं। इन सब चीजों को देखते हैं, अंकेक्षण करते हैं। तो जो ये अंकेक्षण है वह बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पूरे देश के अंदर इतने सारे एजेंसीज, इतने सारे बॉडीज हैं जो सरकार की तरफ से पैसा खर्च कर रही हैं, वो अकाउंट्स बनाती हैं। जब वर्ष खत्म हो जाता है, जब सरकार खर्चा हो जाता है, उसके बाद अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। और इन C&AG के ऑफिस के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में, कार्यालयों में, विभागों में इस प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, खामियों को निकालते हैं, कमियां दर्शाते हैं, उन कमियों की एक रिपोर्ट बना करके वो एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हर
खर्चों की, बड़े की, छोटे की, सबकी रिपोर्ट्स जो गंभीर होते हैं उनकी सबकी रिपोर्ट्स केंद्र तक जाती है। और केंद्र में जो उनका सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जो भारत के लेखा परीक्षक कहलाते हैं, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, CNDG, उन तक वो ऑफिस तक जाती है और वो ऑफिस एक अपनी रिपोर्ट बनाता है जो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। अब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के अंदर पेश करवाते हैं कि ये खामियां सरकार की पाई गई हैं अंकेक्षण के दौरान, और ये जो खामियां हैं फिर इसके ऊपर लोकसभा की एक समिति होती है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और वह लोक लेखा समिति इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देती है और वह संसद के अंदर खूब चर्चा का विषय बन सकती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर भी अब आप देखिएगा कि लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वह भी राष्ट्रपति को ही पेश होती है। यानी लेखा परीक्षक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो सीधा संसद को नहीं भेजते, वो अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति उसको लोकसभा में प्रस्तुत करवाते हैं। तो यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है जिससे कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक अध्यक्ष हैं, और लेखा परीक्षक भी संवैधानिक बॉडी है, वो एक संवैधानिक पोस्ट है। तो वह संविधान का अधिकारी अपनी रिपोर्ट किसको पेश कर रहा है? राष्ट्रपति को। वो राष्ट्रपति के अधीन रह के कार्य कर रहे हैं, वो किसी मंत्रालय, किसी भी और अधिकारी, देश के किसी और अधिकारी के अधीन नहीं कार्य कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं, वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो तो बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्रालयों और विभागों के खर्चों के ऊपर निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो तो उनकी खामियां निकालने का कार्य कर रहे हैं, और उनकी खामियां निकाल करके किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं? वो रिपोर्ट इसको प्रस्तुत कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, जैसे कि विधायिका इन कमियों पर, इन खामियों पर, इन त्रुटियों पर, या कहीं पे कोई करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी है, उसके आरोपों पर जांच कर सके, चर्चा कर सके और पूरे देश के सामने यह आ सके। यह एक संसदीय नियंत्रण का तरीका है कि यह रिपोर्ट अंत में संसद के पास आती है, लेखा परीक्षक, लेकिन उसको सीधे नहीं देते, लेखा परीक्षक उसे पेश करते हैं राष्ट्रपति के पास। हम जब बजट पढ़ेंगे, हम जब अपनी चर्चाओं के अंदर समझेंगे कि देश के अंदर कैसे अंकेक्षण होता है और कैसे उसके बारे में भ्रष्टाचार को कैसे पकड़ा जा सकता है, तो हम उन विस्तृत चर्चाओं के अंदर हम इन बातों को पुनः दोहराएंगे और इसको और समझेंगे। अभी इतना ध्यान रखना जरूरी होगा, ये समझना भी जरूरी था कि लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, वह भी राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं हमारे नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जो हमारे देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं अंकेक्षण के। इसी तरह हमारे देश के अंदर आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब यह वित्त आयोग क्या करता है? यह वित्त आयोग हर 5 साल में एक बार इसका गठन होता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा किन सिद्धांतों पे होगा उसको तय करता है। तो वित्त आयोग आने वाले समय के अंदर केंद्र में क्या
आय हो सकती है, राज्यों में कितनी आय हो सकती है, और फिर उनकी दोनों की क्या जिम्मेदारियां होंगी, कितने कितने खर्चों का अनुमान है। तो फिर यह जो खर्च आ रहा है, जो जो कर आ रहे हैं केंद्र के पास, वो राज्य सरकारों तक कितने मिलने चाहिए, उनका कितना हिस्सा होना चाहिए, इन सब बातों का अनुमान लगाती है और फिर अपनी समीक्षा करके ये रिपोर्ट बनाती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर हैं उनका कैसे बंटवारा किया जाएगा। तो जब तक जीएसटी नहीं आया था देश में हमारे, तब तक करों का एक विस्तृत एक फ्रेमवर्क था, जिस फ्रेमवर्क के अंदर यह तय करना होता था राज्यों के पास कितने कर आ रहे हैं। कुछ कर राज्यों के अधीन होते थे, कुछ कर केंद्र सरकार के अधीन होते थे, यानी कुछ जो टैक्सेस थे वो राज्य सरकारों की जेब में जाते थे, कुछ टैक्सेस केंद्र सरकार की जेब में जाते थे। और फिर जो केंद्र सरकार के पास अधिक टैक्स जाते थे, शुरू से ही ऐसा था, लेकिन राज्य सरकारें अब खूब जिम्मेदारी निभाती हैं, तो राज्यों को भी पैसे की जरूरत होती है। तो वह फिर केंद्र सरकार जो कर आए होते हैं केंद्र सरकार के पास, उनमें से कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा राज्यों के समक्ष वापस ट्रांसफर करती थी, उनको बांटती थी। तो राज्य भी अनेक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, औद्योगिक हैं, पिछड़े हुए हैं, बिना उद्योगों के भी हैं, कम उद्योगों के भी हैं, अधिक जनसंख्या वाले हैं, कम जनसंख्या वाले हैं, अधिक कृषि वाले हैं, कम कृषि वाले हैं। तो बड़े सारे पैमाने हैं जिसके ऊपर कि ये देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य को कितना धन दिया जाए जिससे कि वहां विकास कार्य चल सके, कितना हिस्सेदारी बांटी जाएगी, तो उसके सिद्धांत क्या होंगे, किस तरह से वो बांटे जाएंगे धन को, यह वित्त आयोग का कार्य होता था। तो वित्त आयोग का गठन, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और फिर वित्त आयोग की जो सिफारिशें आती हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस आती हैं, वो भी राष्ट्रपति को सबमिट की जाती हैं। देखिए, कोई भी संवैधानिक बॉडी है, कोई भी संवैधानिक हमारे देश का अधिकारी है, आयोग है, व्यक्ति है, वह अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करेंगे? वो रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। तो आयोग का गठन भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, संवैधानिक आयोग है, और वो संवैधानिक आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश कर रहे हैं? वो पेश भी राष्ट्रपति को ही कर रहे हैं। यह हमने अभी समझा। इसी तरह हम एक और बात पे आते हैं कि भारत के अंदर एक आकस्मिक निधि भी होती है, कंटिंजेंसी फंड। ये आकस्मिक निधि देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाए, अचानक कोई खर्चा आ जाए जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं था, बजट में प्रावधान नहीं था। अब पूर्वानुमान नहीं होगा, कोई प्राकृतिक आपदा ही आ जाएगी तो उसका पूर्वानुमान कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई विनाशकारी भूकंप आ गया, कोई विनाशकारी बाढ़ आ गई, कोई और बात हो गई ऐसी जिसके अंदर देश के अंदर अचानक कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया। ऐसी आपदाओं के समय भी वह आकस्मिक निधि से धन को यूज किया जा सकता है। यह आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि पर पूर्ण जो नियंत्रण होता है वह भी राष्ट्रपति का होता है, उनकी अनुमति से इसमें से खर्चा किया जा सकता है। इसमें संसद की स्वीकृति बिना ही इसमें से खर्चा किया जा सकता है। वह संसद से पूरक, अतिरिक्त और अपवाद भूत अनुदानों की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिलाने के लिए आज्ञप्ति जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति करों से होने वाली आय के वितरण का निर्धारण कर सकता है। संघ तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग होता है, मैंने जैसा आपको बताया। इस तरह राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वित्तीय प्रबंधन के अंदर देश के, और यह सब कार्य आप हमेशा ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति के नाम से कार्य किए जा रहे हैं। वास्तविक निर्णय तो मंत्रिपरिषद, जो सरकार है बहुमत वाली, वह ले रही है।
यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां थी। अगले लेसन में हम न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे। धन्यवाद।